Hello everyone, welcome back to our channel Alpha Doctors and today we are going to start the GI system pathology। तो GI सिस्टम की पैथोलॉजी में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सैलोलिथाइसिस। सैलोलिथाइसिस बेसिकली मतलब होता है स्टोन्स इन द सैलिवरी ग्लैंड डक्ट। सो वी नीड टू नो कि हमारे पास तीन ग्लैंड्स होते हैं जो तीन मेजर बॉडी ग्लैंड्स होते हैं, डेट आर द पैरोटिड ग्लैंड्स, देन वी हैव द सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स एंड लास्ट में हमारे पास आते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स। सो एज द पैरोटिड ग्लैंड जो हमारे पास मौजूद होता है इट इज़ प्रेजेंट ऑन दी साइड्स ऑफ द चीक्स, मतलब कि दोनों साइड ऑफ द फेस पे हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड मौजूद होता है। सो एक ऑन द लेफ्ट साइड, एक ऑन द राइट साइड। इट इज़ द मेजर सैलिवरी ग्लैंड जो कि 70% केसेस में सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा होता है। देन वी हैव द सबमैंडिबुलर ग्लैंड दैट इज प्रेजेंट एज अ नेम सजेस्ट, सब मतलब के बिहाइंड या फिर बिलो, एंड मैंडिबल मतलब मैंडिबल बोन जो होती है उसके नीचे मौजूद होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। एंड सबलिंगुअल ग्लैंड एज अ नेम सजेस्ट, लिंगम मतलब के टंग। So these glands are present beneath the tongue. So we have parotid gland that produces about 70% of the saliva. Submandibular gland produces about 25% of the saliva, and sublingual contributes to the rest of the saliva. So sublingual is the most minor gland of the three glands, लेकिन parotid is the major gland. तो जब ये सलाइवा प्रोड्यूस होती है तो इस सलाइवा को कैरी करके आती है एक डक्ट जो कि इसको माउथ में सिक्रेट करवाती है। सो ऐसी इस डक्ट में अगर किसी भी वजह से स्टोन हो जाए तो डेट कंडीशन इज नोन एज द सैलोलिथाइसिस। तो सैलोलिथाइसिस कैन अकर इन थ्री मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स, दैट इज द पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड या फिर सबलिंगुअल ग्लैंड। So the single stones in the submandibular gland are the most common of the three variety, मतलब कि तीनों ग्लैंड्स की डक्ट में से सबमेंडिबुलर ग्लैंड में पाया जाने वाला स्टोन जो है वो सबसे कॉमन है। सबमेंडिबुलर ग्लैंड की जो डक्ट है उसको हम वॉर्टन्स डक्ट भी कहते हैं। सो द स्टोन इन द वॉर्टन्स डक्ट इज द कॉमन ऑफ द three type of ducts. It is associated with salivary stasis. Salivary stasis मतलब कि जब सलाइवा की अमाउंट बॉडी में कम प्रोड्यूस हो रही हो, यानी कि उसकी सिक्रेशन कम हो रही हो, तो ऐसी कंडीशन में ज़्यादा चांसेस होते हैं स्टोन फॉर्म होने के। तो वट कंडीशंस प्रीडिस्पोज टू salivary stasis? मोस्ट ऑफ देम आर ड्यू टू डिहाइड्रेशन, मतलब कि बॉडी में पानी की अमाउंट कम है तो फिर सलाइवा ऑब्वियस सी बात है कम प्रोड्यूस होगा। एंड अदर कंडीशन सच एज ट्रॉमा एंड इन्फेक्शन कैन आल्सो प्रीडिस्पोज टू formation of stone in the salivary gland duct. It presents as recurrent preprandial or पेरीपेरेंडियल पेन एंड स्वेलिंग इन द अफेक्टेड ग्लैंड। अब फॉर एग्जांपल अगर ये ग्लैंड है और यहाँ से स्टोन जो है वो ये डक्ट है जो कि सलाइवा यहाँ से सिक्रेट, जब सलाइवा हो रही है तो डक्ट यहाँ से कैरी करके सलाइवा को माउथ में सिक्रेट करवाती है। लेकिन अगर यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाए तो ये जो सलाइवा है वो आगे यहाँ से प्रोड्यूस होकर यहाँ से पास नहीं हो पाएगी, मतलब उसका पैसेज जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो मसल्स होंगे वो कंटिन्यूसली डक्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे कि वो सलाइवा को आगे निकाल सकें, लेकिन स्टोन की वजह से जो रास्ता है वो ब्लॉक होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे स्पाज्म डेवलप हो जाएगा, वहाँ पे पेन डेवलप होने लग जाएगा। उसके अलावा जब ये सलाइवा वापसी रिगर्जिटेट होकर पीछे आएगी तो ग्लैंड में स्वेलिंग प्रोड्यूस होने लग जाएगी और वहाँ पे इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं सियालिडेनाइटिस। सो सियालिडेनाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड due to obstruction. It can also be due to infection such as staph aureus हो गया, mumps infection, ये भी हमारे पास सियालिडेनाइटिस करवाते हैं। Other causes include autoimmune diseases. Autoimmune disease में Sjogren syndrome is the most well known cause of सियालिडेनाइटिस। उसके बाद आते हैं salivary gland tumors पे। So tumor is basically बिनाइन और मेलिग्नेंट हो सकता है। इट इज़ एबनॉर्मल ग्रोथ इन द बॉडी। सो salivary gland tumors को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दे आर इधर बिनाइन और दे आर मेलिग्नेंट। सो द मोस्ट ऑफ द केसेस आर बिनाइन ट्यूमर्स एंड कॉमनली अफेक्ट द पैरोटिड ग्लैंड इन अबाउट 80 to 85% ऑफ द केसेस। तो हमने स्टोन्स में पढ़ा कि सबमैंडिबुलर ग्लैंड की जो डक्ट है वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, लेकिन salivary gland ट्यूमर्स में पैरोटिड ग्लैंड सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है, नियरली हाफ ऑफ। अच्छा, उसके बाद हमें ये याद रखना है कि जो पैरोटिड ग्लैंड है उसके ट्यूमर्स ज़्यादातर बिनाइन होते हैं। सबमैंडिबुलर ग्लैंड में 50-50 का रेशो होता है, 50% ट्यूमर्स बिनाइन होते हैं, 50% ट्यूमर्स मैलिग्नेंट होते हैं, जबकि सबलिंगुअल ग्लैंड्स के तमाम जो ट्यूमर्स होते हैं वो ज़्यादातर मैलिग्नेंट होते हैं। जैसे कि हमें लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द सबलिंगुअल एंड माइनर सैलिवरी ग्लैंड ट्यूमर्स आर मैलिग्नेंट। तो ये जो ट्यूमर होते हैं ये ज़्यादातर पेनलेस मास या स्वेलिंग की तरह प्रेजेंट करते हैं और दे कैन आल्सो प्रेजेंट एज फेशियल पैरालिसिस और पेन, क्योंकि वहाँ से डिफरेंट किस्म के नर्व्स एंड स्ट्रक्चर्स पास हो रहे होते हैं। तो अगर ट्यूमर उनमें मेटास्टेसाइज करने लग जाए तो दैट कैन कोज फेशियल पैरालिसिस एंड पेन एंड डिफरेंट सिम्टम्स।
तो व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड ट्यूमर। तो सबसे पहले आता है प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा इज द मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड। तो हमने पढ़ा कि पैरोटिड ग्लैंड इज द मोस्ट कॉमन अफेक्टेड ग्लैंड, तो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा भी सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला है इन द पैरोटिड ग्लैंड। सो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा इज बेसिकली अ बिनाइन मिक्स्ड ट्यूमर, मतलब कि इसमें 2 से 3 किस्म के टिश्यूज होते हैं वो मिक्स होते हैं। इट इज़ कम्पोज ऑफ कॉन्ट्रोमाइक्सोइड स्ट्रोमा एंड एपिथीलियम। तो ये कॉन्ट्रोमाइक्सोइड स्ट्रोमा एंड एपिथीलियम मिलके प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा बनाते हैं। और अगर इसकी कंप्लीट डिसेक्शन ना की जाए, मतलब कि ड्यूरिंग ऑपरेशन अगर इसको कम्प्लीटली ना निकाला जाए, तो इट कैन रीअकर। तो इट कैन आल्सो अंडरगो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। इस वजह से इस ज़रूरी होता है कि जैसे ही प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा डायग्नोज हो जाए उसको सर्जिकल ऑपरेशन करके उसको निकाल दिया जाए। देन वी हैव द म्यूकोएपिडर्मोइड। देन हम आते हैं म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा पे। म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर। जैसे प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा सबसे कॉमन बेनाइन ट्यूमर था, वैसे म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा सबसे कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर है। और जैसे कि नाम बता रहा है कि इट कंटेन्स द म्यूकस कंपोनेंट एंड द एपिडर्मोइड कंपोनेंट। सो द म्यूकस कंपोनेंट इज नोन एज द म्यूसिनस कंपोनेंट एंड द एपिडर्मोइड कंपोनेंट इज नोन एज द स्क्वामस कंपोनेंट। देन वी हैव द लास्ट ट्यूमर डेट इज द वॉर्थन्स ट्यूमर। वॉर्थन्स ट्यूमर को हम एक कॉम्प्लिकेटेड नाम से भी याद करते हैं, डेट इज द पेपिलरी सिस्ट एडिनोमा लिम्फोमेटोसम। सो इट इज़ बेसिकली अ बिनाइन सिस्टिक ट्यूमर। जैसे कि इसके नाम में पता लगता है कि सिस्ट एडिनोमा, सिस्ट मतलब कि सिस्टिक ट्यूमर है, एडिनोमा मतलब कि बिनाइन ट्यूमर है विद जर्मिनल सेंटर्स। इट इज़ एसोसिएटेड विद टोबैको स्मोकिंग। टोबैको स्मोकिंग के साथ इसका बहुत ज़्यादा रिलेशन है। तो इट इज़ बायलैटरल इन 10% केसेस एंड मल्टीफोकल इन 10% ऑफ द केसेस। सो अबाउट वॉर्थन्स ट्यूमर यू नीड टू रिमेंबर कि इट इज़ अ सिस्टिक ट्यूमर, इट इज़ अ बिनाइन ट्यूमर एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद स्मोकिंग एंड इट इज़ बायलैटरल इन 10% ऑफ द केसेस। Then moving on, we have achalasia. So achalasia is basically failure of the lower esophageal sphincter to relax due to degeneration of the inhibitory neurons. So what do we mean by that? हमें पता है कि हमारे पास ईसोफिगस होता है, ईसोफिगस के बाद हमारे पास आता है स्टमक। जो खाना है वो ईसोफिगस से पास होके स्टमक में आ जाता है, यहाँ से पास होके वो स्टमक में आ जाता है, वहाँ पे उसकी प्रॉपर डाइजेशन होती है, फिर वहाँ से वो इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो जब खाना यहाँ से पास हो रहा होता है ईसोफिगस से, तो यहाँ पे एक गेट होता है बिटवीन द ईसोफिगस एंड द स्टमक, दैट इज़ नोन एज द लोअर ईसोफिजियल स्फिंक्टर। तो इसका बेसिकली मैकेनिज़्म और फंक्शन ये होता है कि ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स जब हम खाना नहीं खा रहे होते, तो LES जो कि ये गेटवे है ये नॉर्मली क्लोज्ड होता है, ताकि यहाँ से स्टमक से जो एसिड है वो वापसी रिगर्जिटेट करके ऊपर ना आ जाए। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो ये गेटवे ओपन हो जाता है ताकि फूड जो है ईसोफिगस से पास होके स्टमक में आ जाए। तो अगर किसी भी वजह से ये LES जो है वो नॉर्मल खाने के दौरान ओपन नहीं हो पाए, तो उस वजह से क्या होगा कि खाना जो है वो ऊपर जमा होने लग जाएगा और वो नीचे पास नहीं होगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एचलाजिया। सो एचलाजिया इज बेसिकली फेलियर ऑफ द लोअर ईसोफिजियल स्फिंक्टर टू रिलैक्स। अब इसका रीज़न काफ़ी सारे रीजन हो सकते हैं। इन्फेक्शन हो सकता है, डिजनरेशन हो सकती है, यहाँ पे जो न्यूरॉन्स मौजूद हैं जो कि इसको रिलैक्स करवाते हैं उनकी डिजनरेशन हो जाए, या फिर कोई और मसला हो जाए। सो प्राइमरी एचलाजिया इज़ इडियोपैथिक। प्राइमरी मतलब कि उसका हमें कोज अभी तक नहीं पता। इट कैन बी ड्यू टू मैनी फैक्टर्स सच एज डिजनरेशन ऑफ द नर्व्स और अदर कोजेस, लेकिन इट इज़ इडियोपैथिक मतलब कि इसका एग्जैक्ट कोज हमें नहीं पता। Secondary achalasia is mostly from the Chagas disease. So Chagas disease is a disease that is caused by Trypanosomas cruzi infection. उसके अलावा अदर कॉजेज क्या हो सकते हैं सेकेंडरी एचलाजिया के? दे कैन बी मैलिग्नेंसीज डेट कैन प्रोड्यूस मास अफेक्ट और पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। सो व्हाट विल बी द साइंस एंड सिम्टम्स? तो जब खाना यहाँ से नीचे नहीं आ रहा, सो देयर विल बी प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मतलब कि डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। सो देयर विल बी प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया टू सॉलिड्स एज वेल एज लिक्विड्स। हालांकि जबकि ऑब्स्ट्रक्शन होती है फॉर एग्जांपल इन कैंसर एंड अदर कोजेज, उसमें ये होता है कि जो खाना होता है वहाँ उसमें पानी तो पास हो जाता है लेकिन फूड पास नहीं हो पाता। सो दिस पॉइंट डिफरेंशिएट्स एचलाजिया फ्रॉम अदर कोजेज कि एचलाजिया में देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन टू फूड एज वेल एज लिक्विड, जबकि बाकी कोजेज में देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन टू फूड ओनली एंड इट इज एसोसिएटेड, दिस कंडीशन इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ईसोफेजियल कैंसर। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर डेट इज डेट कि यहाँ पे जब खाना ये लोअर इसोफेजियल में रिलैक्स नहीं होगा और यहाँ पे डिजनरेशन स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पे सेल्स जो है वो एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन एंड एबनॉर्मल सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे, डेट विल प्रीडिस्पोज टू इसोफेजियल कैंसर।
How will you diagnose HLRGA? So it is diagnosed on the basis of manometry findings or barium swallow. So manometry findings include अनकोऑर्डिनेटेड और एब्स्टेंट पेरिस्टेल्सिस, क्योंकि यहाँ पे ये रिलैक्स ही नहीं हो रहा तो पेरिस्टेल्सिस की मूवमेंट जो है वो यहाँ पे दिखेगी नहीं. देयर विल बी अनकोऑर्डिनेटेड और एब्सेंट पेरिस्टेल्सिस. एंड LES का जो प्रेशर है, जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का जो प्रेशर है वो बहुत बड़ा हुआ होगा. What will be the barium swallow findings? It will show a dilated esophagus, क्योंकि खाना कंटिन्यूसली ऊपर जमा हो रहा है लेकिन LES रिलैक्स नहीं हो रहा, तो देयर विल बी डायलेटेड esophagus, और जहाँ पे LES है वहाँ पे stenosis होगी. So that will be known as the bird beak sign. So bird beak sign is the characteristic finding of HLRGA. So how do you treat HLRGA? The treatment is surgical resection of this LES. तो इसके डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं सच एज हेलर्स मायोटोमी, डोर्स ऑपरेशन एट्सेट्रा. यहाँ वाला कि इसकी मेडिकल मैनेजमेंट भी है, डेट इज़ द बोtulism टॉक्सिन, जो कि यहाँ पे रिलैक्सेशन करवाता है LES की, लेकिन इट इज़ टेम्पररी ट्रीटमेंट. सर्जिकल ट्रीटमेंट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर HLRGA that can result in long term relief. So this was about the first portion of the GI pathology. In next sections we are going to study esophageal pathologies and then gastric pathologies. Thank you.